पिछली क्लास में हम लोगों ने डिवाइस सिक्योरिटी के विषय में चर्चा की थी। कंप्यूटर्स और लैपटॉप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन और टैबलेट को उपयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा हम लोगों ने सभी विषयों को समझा। आगे बढ़ते हुए आज हम इंटरनेट के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। इंटरनेट का उपयोग हम और आप सभी लोग करते हैं, लेकिन इंटरनेट काम कैसे करता है इसको आज समझेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम नेटवर्क सिक्योरिटी और दूसरे मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा मोबाइल या हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर जिससे हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं वो काम कर कैसे रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, यूज़र आप और हम और सर्वर या कोई दूसरा यूज़र भी हो सकता है, आप देख सकते हैं इन दोनों ही जगह पे जिस तरह की प्रोसेसेस चलती हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो इंटरनेट है वो उसका एक अल्टरनेट टेक्निकल नाम भी है, और इसको बोला जाता है टीसीपी आईपी नेटवर्क। क्यों बोला जाता है टीसीपी आईपी नेटवर्क? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्किंग से रिलेटेड लेयर्स हैं वो ये ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है। इंटरनेट की पूरी फंक्शनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई सा भी डेटा मैसेज अगर आपको यूज़र से एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक भेजना है या यूज़र से सर्वर तक भेजना है या सर्वर से यूज़र तक भेजना है, तो किस तरह से किन किन स्टेप्स में ये काम होता है। तो ये जो 1 2 3 4 आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 3 4 लेयर्स यूजर इक्विपमेंट में भी होती है और सर्वर में भी होती है। ये सभी सॉफ्टवेयर गवर्नड होती है, सॉफ्टवेयर के द्वारा कोड लिख के इनको बनाया जाता है। और हार्डवेयर का जो अल्टीमेटली काम आता है लास्ट में इस जगह पे जाके आता है जिसको हम बोल रहे हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो जो नियम है जिसके अनुसार ये अलग अलग लेयर काम करती है उनका एक स्पेशल नाम है और उसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल की जो डिक्शनरी मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ पे है कि एक एप्लीकेशन लेयर जो है उसका प्रोटोकॉल क्या है, कैसे वो इनपुट लेगा और क्या जनरेट करके नीचे वाली लेयर को देगा। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से फ्लो होती है, यहाँ से एप्लीकेशन लेयर जो भी प्रोसेसिंग करना है वो प्रोसेस करके ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर को देगी, नेटवर्क लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर को देगी और वहां से फिर अल्टीमेटली डेटा आपके चैनल के ऊपर जाएगा। और डेस्टिनेशन पे भी उल्टा चलेगा, यहाँ सबसे पहले आपका डेटा आया है वो फिर ऊपर नेटवर्क लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा, फिर एप्लीकेशन में जाएगा। तो ये जो डेटा का फ्लो है इनका हर लेयर में एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नोमेनक्लेचर भी है। जो डेटा की प्रोसेसिंग इस एप्लीकेशन लेयर में हो रही है इसको हम बोलते हैं मैसेज। एप्लीकेशन लेयर जो भी काम करके अल्टीमेटली डेटा जनरेट कर रही है वो डेटा का नाम है मैसेज। ये मैसेज एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को पास ऑन करती है। ये दोनों लेयर कहाँ है? कंप्यूटर में। दो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम समझ लीजिए।
ये जो मैसेज आया, हर नीचे वाली लेयर ऊपर से जो मिला है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है। सबसे पहले सेगमेंटेशन। तो एक बड़ा मैसेज था, इस बड़े मैसेज को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सेगमेंट्स बनाए। तो यहाँ पे जो डेटा यूनिट है जो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। और अगर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो कुछ लिटरेचर में यूडीपी डेटाग्राम भी इसको बोला जाता है। तो डेटा यूनिट का ट्रांसपोर्ट लेयर में नाम है सेगमेंट। और जब एक सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में आता है तो नेटवर्क लेयर भी वैसे ही करती है, हर सेगमेंट को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है। और हर पार्ट को अब क्या बोला जाता है? पैकेट या आईपी डेटाग्राम। और ये पैकेट जब नेटवर्क लेयर नीचे पास ऑन करती है, फिर वही काम होता है, छोटे छोटे भागों में पैकेट को तोड़ा गया और जो एक यूनिट है इसकी, उसको बोला गया फ्रेम। तो एक मैसेज के बहुत सारे सेगमेंट बनते हैं, एक सेगमेंट के बहुत सारे पैकेट बनते हैं, एक पैकेट की बहुत सारी फ्रेम्स बनती है। और ये जो फ्रेम है, अल्टीमेटली इस फ्रेम को चैनल के ऊपर ट्रांसमिट करना है, तो इसको सिंबल्स और बिट्स में अल्टीमेटली ट्रांसमिट किया जाता है। तो सिंबल्स और बिट फिजिकल कनेक्शंस जो हैं, वो फिजिकल कनेक्शन ये बॉटम लेयर में होता है। और ये जो कनेक्शंस हैं ये विद इन द सिस्टम कनेक्शंस। तो हम इसको इस तरह से समझें कि आपको जो भी डेटा एक यूजर से दूसरे यूजर को भेजना है, वो डेटा जनरेट करेगी एप्लीकेशन लेयर। आपने जो भी यूजर ने अपना इंटरफेस किया है एप्लीकेशन से, उससे वो डेटा जनरेट हुआ। और ये जो डेटा उसने जनरेट किया है उसको हम मैसेज बोले। ये मैसेज डिवाइड होते होते गया यहाँ पे फ्रेम मिली, फ्रेम को मिला के उन्होंने फिर से पैकेट बनाया, पैकेट को मिला के सेगमेंट बनाया, तो यहाँ पे क्या पहुंचा वापस से? मैसेज। तो वर्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर इस एप्लीकेशन लेयर को मैसेज भेज रही है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर इस ट्रांसपोर्ट लेयर को सेगमेंट भेज रही है, क्योंकि ये सब ट्रांसपेरेंट है इन लेयर के लिए, जहां तक इसको समझा जाए। एक मैसेज गया, इसने बहुत सारे सेगमेंट में तोड़ तोड़ के यहाँ पे फ्रेम्स में हो के यहाँ गया, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे मैसेज पहुंचा। ये जो एप्लीकेशन लेयर है, ये इस मैसेज को पढ़ सकती है, समझ सकती है। तो ये जो एक पूरा सिस्टम है, ये 4 लेयर सिस्टम जो टीसीपी आईपी स्टैंडर्ड का सिस्टम है। और ये जो नीचे बॉटम लेयर है, ये स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 चीजें कंबाइंड है। एक तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मेक का मतलब होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, कि एक ही चैनल को आपको उपयोग करना है, उस चैनल को कौन सा यूजर कब यूज करेगा, इसको बोलते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल में कन्वर्ट करके फ्रेम बनाना और उस फ्रेम को अल्टीमेटली बिट्स और सिंबल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करना, तो ये फिजिकल लेयर का काम हो गया। तो ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, एक्चुअली में ये 2 काम करती है। इसको डेटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर, ये दोनों लेयर मिला के टीसीपी आईपी फ्रेमवर्क में नेटवर्क एक्सेस लेयर बोला जाता है। तो जो इथरनेट है हमारा, या अगर हम वाईफाई यूज कर रहे हैं, या अगर हम सेलुलर डिवाइस से सीधे मोबाइल फोन से हमारा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये 4G 5G का जो स्टेक रहता है उसको देखता है। तो ये नेटवर्क एक्सेस लेयर होगी। ये किस तरह से नेटवर्क एक्सेस होगा? तो अल्टीमेटली जब आपने कोई एप्लीकेशन यूज की, आपने तो उस एप्लीकेशन ने मैसेज जनरेट किया, ये इधर से आया, और अल्टीमेटली यहाँ से वो कहाँ पे चला जाएगा, ये आपको समझना की आवश्यकता है। अगर आप इथरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी मशीन से ये लेन स्विच पे जाएगा, और लेन स्विच से होते हुए ये गेटवे पे जाएगा, और गेटवे से इंटरनेट में जाएगा।
अगर आप सेलुलर डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल से ये गेटवे पे जाएगा और गेटवे से फिर ये इंटरनेट में जाएगा। तो इंटरनेट क्या है? एक्चुअली इंटरनेट ये है, इंटरनेट जो है वो है एक नेटवर्क है, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स जिनका जिनका की पावर बहुत हाई है, कंप्यूटेशनल पावर हाई है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई है, जिनको हम राउटर्स बोलते हैं, जहाँ पे सर्वर्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली हैकर्स और ईवसड्रॉपर्स भी इसका पार्ट है। तो एक कॉमन नेटवर्क बना हुआ है, उसको इंटरनेट बोलते हैं। हर यूजर का डाटा अल्टीमेटली इसके थ्रू जाएगा, जिससे आपका डाटा एंटर करता है उस राउटर को इस नेटवर्क का गेटवे बोलते हैं। गेटवे से ही डेटा इंटरनेट में एंटर करता है। गेटवे के अंदर जो होता है वो सब आपका लोकल नेटवर्क है। सेलुलर नेटवर्क भी जो है आपका एक लोकल नेटवर्क रहता है, भाई फिजिकली आप कहीं पे भी अलग अलग जगह पे हो, लेकिन फिजिकली वो एक लोकल नेटवर्क ही है। जब आप उसके गेटवे से जाते हैं, जीजीएसएन जिसको बोला जाता है, तब आप इंटरनेट में आपका डेटा ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है। तो इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, तो एक तो डेफिनेटली यूजर हो गया। ये यूजर का पूरा प्रोटोकॉल स्टेक है, जिस तरह से कि वो अपना डेटा जनरेट करेगा। ये पूरा डेटा जनरेट होने के बाद सिंबल्स एंड बिट्स के फॉर्म में लेन स्विच पे जाएगा या सेलुलर नेटवर्क अपना एजीएसएन पे जाएगा, और वहां से फिर ये डेटा उनके गेटवे पे जाएगा और गेटवे से फिर यहाँ पे एंटर करेगा इंटरनेट में। अब इस इंटरनेट के अंदर डेटा यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एक आइडेंटिटी आपके पास होना चाहिए। तो हर डेटा पैकेट जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी लेके चलता है। वो आइडेंटिटी उस कंप्यूटर की आइडेंटिटी होती है जिसपे कि उसको पहुंचना है। और ये आइडेंटिटी, ये हमारा जो तीसरी लेयर है, नेटवर्क लेयर, ये आइडेंटिटी ये वाली नेटवर्क लेयर देती है। सो आइडेंटिटी एक यूनिक एड्रेस है, और ये एड्रेस आईपी प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो इंटरनेट पे जितनी भी मशीन्स हैं या इंट्रानेट पे जितनी भी मशीन्स हैं, उन सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंट्रानेट पे जो मशीन्स होती है वो जनरली अपना एक उनका गेटवे होता है, तो उस गेटवे के थ्रू एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। तो सभी इंट्रानेट पे जितनी मशीन से वो अपने प्रॉक्सी सर्वर को डेटा भेजती है, और प्रॉक्सी सर्वर बाहर भेजता है। हर इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में भी एक प्रॉक्सी सर्वर, इनफैक्ट एक से ज्यादा है। तो पूरे जितने कंप्यूटर हमारे इंस्टीट्यूट में कनेक्टेड हैं लेन से, सभी डेटा पंप करते हैं प्रॉक्सी सर्वर को, और प्रॉक्सी सर्वर बाहर भेजता है। तो ईच प्रॉक्सी सर्वर जो कि डाटा पुश कर रहा है इंटरनेट में, उसका एक यूनिवर्सल आईपी एड्रेस होना जरूरी है। इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, जितने भी राउटर्स कनेक्टेड हैं, जितने भी सर्वर्स कनेक्टेड हैं, सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा ही होगा। इस यूनिक आईपी एड्रेस से ही डेटा पैकेट इस इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा इस नेटवर्क लेयर से इस नेटवर्क लेयर तक पहुंचेगा। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो हर सिस्टम का एक यूनिक होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो पैकेट यहाँ पे जनरेट हो रहा है आईपी पैकेट, ये एक लॉजिकल लेवल पे विद इन द सिस्टम, इसको जब हम फिजिकली सिंबल्स और बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके पहले हमने फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, और मेक फ्रेम्स जिनको बोला जाता है। तो ये
मेक फ्रेम ही एक्चुअली में डेटा को यहाँ से रिसीव करती है। डेटा यहाँ पे सिंबल्स एंड बिट्स से वापस मेक फ्रेम में कन्वर्ट होगा। सिंबल्स एंड बिट्स रिसीव होने के बाद वापस से मेक फ्रेम बनाई जाएगी, उससे डेटा पैकेट बनेगा। तो ये जो मेक फ्रेम है, ये मेक फ्रेम वास्तव में फिजिकल चैनल के ऊपर ट्रेवल कर रही है। तो जब भी डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाता है, उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस तो चाहिए, साथ ही साथ यूनिक मेक एड्रेस भी चाहिए, जो हमारे इथरनेट अडेप्टर में होता है। हर एक यूनिट के अंदर ये यूनिक होना जरूरी है। और एक बार जब ये यूनिक हो गया, उसके बाद आसान है। यहाँ पे आपके जो भी पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्लीकेशन पोर्ट्स के थ्रू बात करें। और पोर्ट वो ये आईपी मिला के एक सॉकेट बनता है। सॉकेट टू सॉकेट ट्रांसमिशन होता है। तो आईपी एड्रेस जो डेटा आपकी मशीन में आया है, जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देना है, वो इस सॉकेट को देगा। इस सॉकेट से वो इस एप्लीकेशन को डेटा जाएगा, टीसीपी अपना प्रोसेस करेगा, एप्लीकेशन उसका इनवर्स प्रोसेस यहाँ पे करेगा, जो यहाँ पे किया था उसका इनवर्स प्रोसेस। यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, यहाँ पे सबका इनवर्स प्रोसेस होगा। तो इस तरह से इंटरनेट काम करता है। आपकी मशीन है, उसमें ये स्टैक चल रहा है, यहाँ पे जो मशीन है उसमें ये स्टैक चल रहा है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो राउटर्स हैं, इन राउटर्स के अंदर जिनका काम है केवल डेटा को रूट करना, जैसे मैंने बताया यूनिक एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस है। तो ये जो इंटरनेट है, ये इंटरनेट के बीच में डेटा आईपी एड्रेस के थ्रू रूट होता है। तो हर राउटर जो है आईपी एड्रेस को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए ये जो राउटर्स हैं, इसके अंदर 3 लेयर ही होती है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, दोनों को मिला के हम नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल रहे हैं। और उसके ऊपर अपना जो है नेटवर्क लेयर, जिसको हम आईपी लेयर बोल रहे हैं। दैट्स इट। तो हर राउटर जो है ये मेक फ्रेम के थ्रू डेटा लेगा, आईपी एड्रेस के थ्रू इसको देखेगा कहाँ जाना है, अपनी आईपी टेबल राउटर टेबल से मिलाएगा और अकॉर्डिंगली दूसरे राउटर को देगा। कैसे देगा? देने का तरीका एक ही है, मेक फ्रेम बनाना। तो ये वापस से अपना मेक फ्रेम बनाएगा, फिर इसको देगा, इसको देने के बाद फिर ये यहाँ पे आएगा, और इस तरह से डेटा जो यहाँ से कलेक्ट हुआ है डिफरेंट राउटर से होता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा और अल्टीमेटली इस नेटवर्क एक्सेस लेयर को मिलेगा। और उसके बाद फिर ये अपना मल्टी प्रोसेसिंग शुरू करेगा। मतलब फ्रेम से पैकेट बनेगा, पैकेट से सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट से वापस मैसेज बनेगा, और वो जो मैसेज है वही एंड यूजर को समझ में आएगा कि ये है क्या। तो ये तरीका होता है हमारा इंटरनेट का डेटा यूजर से लेके सर्वर को देना, या सर्वर से लेके यूजर को देना। एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर रहेगा। तो ये सब काम जब होता है मशीन के अंदर, मशीन किस तरह से किन कमांड्स की सहायता से इसको प्रोसेस करती है, अब हमें यह समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2 डिमोन्स्ट्रेशन आज देखेंगे। एक डिमोन्स्ट्रेशन है कमांड प्रॉम्प्ट डिमोन्स्ट्रेशन, और एक डिमोन्स्ट्रेशन है एक टूल का डिमोन्स्ट्रेशन, जिसको हम वायर शार्क बोलते हैं। ये वायर शार्क जो है, ये बेसिकली एक स्निपिंग टूल है। ये स्निपिंग टूल फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है इस वेबसाइट पे जाके। आप इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, रन करेंगे, तब ये उस तरह से चलेगा जैसा मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में।
उसके पहले हम ये देख लें कि हम जो मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं, जो हम आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, जो हम राउटिंग टेबल की बात कर रहे हैं, जो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो हम प्रॉपर रूट की बात कर रहे हैं, कहाँ से पैकेट जा रहा है, वो किस तरह की कमांड से सीधे हो सकता है। तो ये 5 कमांड में केवल आपको आज बताऊंगा, जो कि नेटवर्किंग करने के लिए, नेटवर्किंग शुरू करने के लिए, नेटवर्किंग को समझने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर मेक नहीं होगा तो लोअर लेयर है ही नहीं आपके इसमें, आपका बाकी सब लेयर किसी काम के नहीं। एक इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक मैक एड्रेस होना चाहिए, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो हमारे सिस्टम में अब हम देखें कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके किस तरह से काम करते हैं। तो आप देखेंगे इस सर्च में जाके मैंने एक कुछ कीवर्ड कमांड प्रॉम्प्ट लाने के लिए खोला। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने क्लिक किया तो ये कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से खुला। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है एक्चुअली में यही ओरिजिनल कंप्यूटर का स्क्रीन है। कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है वो इसी तरह से, इस तरह की स्क्रीन पे इस तरह के कमांड से, इंटरनली जनरेटेड कमांड से होता है। ये जो बाहर हम विंडोज का देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये केवल आपको देखने में ऐसा लगता है और कन्वीनियंस देता है यूजर को डेटा कलेक्ट करने की और डेटा को अल्टीमेटली फिर यहाँ जाके प्रोसेस करने की। ओरिजिनल कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होंगे वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कमांड दी जाएगी उससे होते हैं। अभी हम खुद यहाँ पे कमांड देंगे, अदरवाइज ये ग्राफिकल यूनिट जो हम इधर उधर बटन क्लिक करते हैं उनके थ्रू कमांड इससे जाती है। तो हम इसको समझें। सबसे पहले हम ये देखें कि मेरा जो मशीन है वो उसका मेक एड्रेस क्या है। तो मैं इसके अंदर गेट मेक कमांड दिया। जब मैंने गेट मेक कमांड दिया तो आप देखेंगे इसके अंदर दो चीजें डिस्प्ले होगी। एक मेरा जो मेक एड्रेस है वो ये है 98E, ये पूरा। दूसरा मेरा जो है ये दो क्यों बता रहा है, क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर के अंदर दो तरह के अडेप्टर लगे। एक वाईफाई का अडेप्टर लगा है, एक इथरनेट का अडेप्टर लगा है। तो ये दोनों का एड्रेस दिया मुझे। तो आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, आप सिंपल गेट मैक टाइप करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। ये जब मैक एड्रेस पता होगा, ये यूनिक मैक एड्रेस होता है। जो आपकी मशीन का मैक एड्रेस है वो केवल आप ही की मशीन का मैक एड्रेस है, यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। उसी तरह से मैं अपनी मशीन का एक आईपी एड्रेस भी देख सकता हूँ। तो उसके लिए कमांड है IP कॉन्फिग। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तब आप देखिए इसके अंदर क्या बताया है इसने। ये जो IP कॉन्फिग इसने बताया, मैंने यहाँ पे कमांड दिया था IP कॉन्फिग, तो इसने अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताया IP का कैसे कैसे किया है इसने। तो वायरलेस लेन का जैसे हमें बताया अभी कनेक्टेड नहीं है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया, मैंने इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड हूँ। तो ये जो इथरनेट है इसका उसने पूरा दिया कि इसका DNS क्या है, इसका IPv6 एड्रेस क्या है, इसका IPv4 एड्रेस क्या है। आईपी के अंदर आपको मालूम ही होगा दो तरह के वर्जन है, वर्जन 6 एंड वर्जन 4, और दोनों के अंदर एड्रेसिंग का अलग अलग तरीका है। फिर सबनेट में क्या है और मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या है। तो 172.16.15. ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे, और वायरलेस लैन एडाप्टर की अभी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है क्योंकि मीडिया कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है 172.16.15.36, इस आईपी एड्रेस को आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि अब आगे का डिमोन्स्ट्रेशन जब हम करेंगे तो ये आईपी एड्रेस जहां जहां दिखेगा इसका मतलब है कि मेरी मशीन ये डेटा भेज रही है, या डेटा रिसीव कर रही है, या तो सोर्स में होगा या डेस्टिनेशन में होगा, या इस तरह से कहीं ना कहीं पे आता रहेगा। 172.16.15.36
और जैसा मैंने बताया कि जो इंटरनेट में अभी आपको बताया हूँ पुरानी स्लाइड के अंदर, वो इंटरनेट तब होता है जब आपके पास एक यूनिक यूनिवर्सल आईपी हो। ये जो 172 वाला एड्रेस देख रहे हैं, ये मेरा लोकल इंट्रानेट का है एड्रेस, आईपी एड्रेस, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक प्रॉक्सी सर्वर होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो दो कमांड में आपको बताया, एक गेट मैक, एक आईपी कॉन्फ़िग। एक और मैं आपको बताता हूं, ARP ए। ये ARP ए क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। ARP ए जब मैंने इसको दबाया तो इसने ये बताया कि मेरी मशीन ने कौन कौन सी दूसरी मशीन के आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, ये दोनों अपने रिकॉर्ड में रख रखे। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा आईपी एड्रेस क्या था? 172.16.15.36। आप देखिए यहाँ पे जो दूसरी मशीन हैं जो कि मेरे इस सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, उनका आईपी एड्रेस आया जो अभी ऑन है, उनका फिजिकल एड्रेस आया मतलब मैक एड्रेस आया। ये किस तरह का है, डायनामिक है या स्टैटिक है, उस तरह का आया। और ये सब जो है मेरे पास रिकॉर्ड में है, मेरे ARP में, मेरी मेमोरी में, मतलब मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में ये सब चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इस कोई भी एक कंप्यूटर पे भेजूंगा तो मुझे एक यूनिक आईपी चाहिए। मान लो ये कंप्यूटर का यूनिक आईपी है, मैंने एक पैकेट बनाया 172.16.15.18 को भेजना है मुझे। तो एक्चुअली में डाटा किस मैक एड्रेस पे जाएगा फ्रेम बनने के बाद, वो इस टेबल से मालूम पड़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन। आईपी को किस तरह से मैक में मैप करना है, तो वो इसमें आएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये जो है FF दे रखा है। तो जहाँ पे भी ऐसा होता है FF अगर दिया है, इसका मतलब है कि इसको सभी को ब्रॉडकास्ट करना है, मतलब सभी जितने भी सबनेट पे लोग हैं सभी के पास ये मैसेज जाएगा। तो ये ARP का हो गया। किस तरह से ARP टेबल बनाई जाती है, किस तरह से आपका डेटा यूज करता है। तो डेटा पैकेट पढ़ने के बाद, आईपी एड्रेस पढ़ने के बाद फ्रेम किस पे जाना है, ये यहाँ से डिसाइड होता है। अब वो मशीन अलाइव है या नहीं है उसको किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं जिसका नाम है पिंग कमांड। तो सपोज में 172.16.15.16 इस आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। 100.16.15.16, तो इसको मैं पिंग करके देखूंगा पहले कि ये मशीन अलाइव है या नहीं। तो पिंग मतलब क्या होता है कि मेरे मशीन एक डमी पैकेट बना के, एक इको पैकेट बना के भेजेगी, और ये वाली जो मशीन है वो उसको लेके वापस से उसको रिवर्ट करेगी, इको करेगी। तो अब आप देखिए, मैंने बोला पिंगिंग दिस मशीन विथ 32 बाइट पैकेट डेटा। रिप्लाई आया है यहाँ से, उसने सेम 32 भेजा है, लेस देन 1 सेकंड भेजा है। और ये जो सेटिंग हुई थी ये TTL 64 की थी। TTL स्टैंड्स फॉर टाइम टू लीव, कितने देर तक रहेगा। ये जो देर की बात कर रहे हैं ये समय है अपना इन टर्म्स ऑफ कितने होप में डेटा जाएगा, कितने होप लगेंगे, मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर पे गया, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे, कितनी मशीन को होने के बाद ये 172.16.15.16 पे पहुंचा। तो ये जो मैसेज अभी मैंने किया है यहाँ पे पिंग कमांड के द्वारा, इसके अंदर TTL की सेटिंग 64 आ रही है,
और इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है फर्स्ट में आने की वो भी 64 होती है। इसका मतलब ये जो मशीन है 16, ये पहले ही होप में मेरा पैकेट वहां पे पहुंच गया है ना, मतलब एकदम मेरे ही सबनेट में है। और अगर होप ज्यादा लगेंगे तो आप देखेंगे कि इसका काउंट जो है कम होते जाएगा। जैसे मैं अगर मान लो कि अपनी वेबसाइट वाले सर्वर को ही पिंग करता हूं, तो सपोज मैंने देखा www.IITA.ac.in, लेट मी पिंग दिस। तो मैंने पिंग किया इसको, तब आप देखिए इसको, ये जो वेबसाइट होस्टेड है, ये वेबसाइट होस्टेड है आईपी एड्रेस पे 172.31.1.33। ये आईपी एड्रेस पे ये वाली वेबसाइट होस्टेड है। इसको भी मैंने 32 बाइट का पैकेट भेजा, लेकिन ये टीटीएल काउंट इसका क्या है 62। तो 62 है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 64 का भेजा था, मतलब 2 होप लगे हैं इसको पहुंचने में, है ना। तो ये मेरे सबनेट से दूसरे सबनेट में गया, दूसरे सबनेट से फिर तीसरे सबनेट में गया। तो ये जो अपने आप में एक चीज है कि कितने इसके अंदर सबनेट लगे, टीटीएल टीटीएल ये टीटीएल काउंट जो है ये बताता है कि कितनी दूर में गया है। और इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो 64 मैंने किया है, सेट किया है ना, मैंने सेट किया है मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको सेट किया। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने हिसाब से अलग अलग पैकेट का एक टीटीएल सेट करता है। विंडोज ने इसके अंदर 64 सेट करा है आईसीएमपी मैसेज। तो 64 यहाँ पे टीटीएल था, यहाँ पे 62 है। इसका मतलब क्या है, टाइम टू लीव। मतलब 64 हॉप तक जाने के बाद अगर ये पैकेट डिलीवर नहीं होता है तो ये टाइम आउट हो जाएगा, ये बोल देगा कि बस अब इस प्रोसेस को यहीं पे खत्म किया जाए। इंसिडेंटली आप अगर देखें इसमें कि कौन कौन से हॉप के थ्रू होके गया है, कौन कौन से बीच के इंटरमीडिएट कौन कौन से नोड्स हैं जिनके थ्रू मेरा पैकेट जो है यहाँ से यहाँ पे गया है, तो उसको भी मैं मालूम कर सकता हूँ। कैसे मालूम कर सकता हूँ, TRACERT रूट, ट्रेस रूट। जब मैं ट्रेस रूट करूंगा इसका, सपोज सेम मैं कर लेता हूँ, वेबसाइट सेम कर लेता हूँ, चलो आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, इट विल बी सिंपलर। 172.31.1.33। तो ये जो ट्रेस रूट वाला कमांड है, यू कैन सी कि ये ट्रेस रूट वाला कमांड में मैक्सिमम 30 होप सेट कर रखा है। 30 होप के अंदर अगर ये डेटा पहुंच गया तब तो ठीक है, अदरवाइज ये टाइम आउट करके टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देखो मेरी मशीन जो है, क्या आईपी एड्रेस था आपको मैंने नोट कराया था, है ना। मेरी मशीन से सबसे पहले ये कहां पे गया, 172.16.15.1, ये मेरे स्विच का आईपी एड्रेस है जिससे मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है, मेरा लेन स्विच जो मेरी बिल्डिंग में है, जिससे हमारे इस बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट है। दूसरा जो है 172.16.0, दूसरा हॉप जो है ये मेरे स्विच ने फिर इस जगह पे भेजा है इसको, और वहां से फिर ये डिलीवर हो गया इसको 172.31.1। तो ये 2 हॉप में पहुंच गया, क्योंकि ये 2 हॉप में पहुंचा है इसलिए ये काउंट यहाँ पे 62 हो गया। क्योंकि ये सेम स्विच से कनेक्टेड था तो इसका काउंट अभी 64 का 64 ही रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमिना है कि आप जो भी करते हैं इंटरनेट के अंदर, जिस तरह का भी ट्रांसमिशन होता है, आप इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं करते हैं, आप एक अपर बाउंड लेके चलते हैं। उतनी देर में काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसीलिए हर पैकेट का एक टीटीएल होता है, टाइम टू लीव, कितनी देर तक वो रहेगा, उसके बाद सिस्टम उसको डिस्कार्ड कर देगा, इसको वेट नहीं करेगा। अगर मैं किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड को, किसी कंप्यूटर को अगर पिंग करूंगा, किसी वेबसाइट को अगर मैं पिंग करूंगा, सपोज मैं गूगल को पिंग करता हूं,
कि गूगल का सर्वर ऑन है या नहीं। जब मैं इसको पिंग करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई। क्यों टाइम आउट हो गई? इसलिए टाइम आउट हो गई कि मेरी मशीन जो है वो इंट्रानेट पे है। इसका यूनिक यूनिवर्सल आईपी एड्रेस नहीं है। इसका यूनिक यूनिवर्सल आईपी एड्रेस नहीं है। मैं जब भी कोई पैकेट मेरी मशीन से जाता है तो मेरी मशीन से पैकेट जाएगा मेरे प्रॉक्सी सर्वर को, हमारा नेटवर्क का जो प्रॉक्सी सर्वर है। और प्रॉक्सी सर्वर इस तरह के पिंगिंग मैसेजेस को ब्लॉक कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि देयर इज नो नीड कि मैं गूगल को पिंग करके देखूं या किसी एक्सटर्नल सर्वर को पिंग करके देखूं। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो कमांड्स रहती हैं उससे ट्रैफिक बहुत सारा जनरेट होता है और साइट डाउन हो जाती है। तो ये एक ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कमांड इस तरह से ओपन एंडेड नहीं दी जाए जिसके कारण कि अननेसेसरी कंजेशन क्रिएट हो सकता है। तो सिमिलर इसी तरह की कोई चीज सेलुलर नेटवर्क के थ्रू भी होगी, वाईफाई के थ्रू भी होगी। अगर आप कमर्शियल लेते हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की सेटिंग अपने एंड पे करके अननेसेसरी ट्रैफिक जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है, जो गेटवे सर्वर है, वो अलाउ नहीं करता है, इसलिए वो टाइम आउट हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं इनको हमको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका क्या नेट इम्पेक्ट होगा। और भी काफी कमांड्स हैं, लेकिन अब हम इसको कमांड को यहीं पे छोड़ते हैं और अब हम देखते हैं एक दूसरा टूल। ये जो टूल है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इसका नाम है वायर शार्क टूल। ये मेरे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ये जो वायर शार्क टूल है ये एक स्नीफिंग टूल है। स्नीफिंग टूल, स्नीफिंग टूल मतलब, स्नीफिंग का लिटरल डिक्शनरी मीनिंग होता है सूंघना। तो जैसे कुछ लोग सूंघ के पता कर लेते हैं ना कोई सी चीज को, ये लिटरली उसी सेंस में यूज हुआ है कि एक जो ट्रांसमिशन चल रहा है, ये वायरशार्क टूल उसमें से कुछ डेटा कैप्चर करके और उसका एनालिसिस करके एक ये डिस्प्ले करता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। डेमोस्ट्रेट करेंगे, समझ में आएगा एक बार में। तो मेरे मशीन के अंदर, जिससे मैंने बताया था कि इथरनेट लगा हुआ है और वाईफाई भी लगा हुआ है, मैं इथरनेट अभी चूज करता हूँ। ठीक। तो मैंने जब इथरनेट चूज किया तो आप देखो इसने चालू कर दिया। यहाँ पे ये पूरा शुरू हो गया। कौन कौन से डेटा मेरी मशीन में आ रहा है और मेरी मशीन से जा रहा है, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हर एक डेटा की रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। कोई सा भी डेटा पैकेट अगर मेरे मशीन में आया है या मेरी मशीन से गया है तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है। मैं अगर किसी एक को रेंडमली पिक कर लूँ, जैसे 291 को मैंने अभी क्लिक किया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे 291 फ्रेम जो है, ठीक है, फ्रेम मतलब इथरनेट से क्योंकि हम पिक कर रहे हैं। तो ये जो 291 के फ्रेम है, ये 291 फ्रेम 175 बाइट की है ना। ये जो 291 की फ्रेम है ये 175 बाइट की है, मतलब 1400 बिट्स की। और ये कहाँ से उसने कैप्चर की वो बताया। ये जो है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स ये वाली एप्लीकेशन है। इसका डेस्टिनेशन क्या है, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, मतलब ये सभी को जा रहा है, इसलिए मेरे पास आया है, स्पेसिफिकली मेरे लिए नहीं भेजा है। इसका जो प्रोटोकॉल आईपी लेयर का है, आईपी लेयर का प्रोटोकॉल इसके अंदर IPv4 है। इसका सोर्स आईपी एड्रेस जो है 172.16.15.36, मतलब मेरा खुद का आईपी, मतलब मेरा पैकेट खुद, इसको मेरा खुद कंप्यूटर इसको जनरेट किया है। इसका डेस्टिनेशन 255.255.255.255, मतलब ये ब्रॉडकास्ट। और ये बेसिकली एक टीसीपी लेयर की अगर हम बात करें तो टीसीपी लेयर पे ये
जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर ये टीसीपी यूज नहीं कर रहा है, ये यूडीपी यूज कर रहा है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर का पोर्ट क्या है 17,500, डेस्टिनेशन का पोर्ट क्या है 17,500। डेटा एग्जैक्टली क्या कंटेंट है वो यहाँ पे दिखा है। और ये जो है मेरे यहाँ पे जो ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन मैंने लगा रखी है, ये ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन करंट प्राइमरली जनरेट हो रहा है, सिंक करने के लिए जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से हर एक पैकेट जो कि मेरे सिस्टम में से जनरेट हो रहा है या मेरे सिस्टम में आ रहा है उसके बारे में ये बताता है। जैसे अगर मैं इसके अंदर अभी देखूं एक HTTP डालूं, ठीक है, तो HTTP मुझे मालूम है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। HTTP जब मैं करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने बताया पूरा कि इतने सारे पैकेट्स जो हैं वो HTTP पैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आर्बिट्रली चूज कर लूं अगर इसको, तो इसने बताया कि फ्रेम नंबर 205 कौन सा प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, ओके। और ये कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, आईपी का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, कौन ने इसको जनरेट किया है और कहाँ पे इसको भेज रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो सब चीजें इसके अंदर दिख रही है। तो इसलिए वायर शार्प जो टूल है, ये वायर शार्प टूल से हमारे जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे है। कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे हो रहा है, किसने भेजा है, कौन सा आईपी एड्रेस से आया है, कौन सा आईपी एड्रेस पे जाया है, जाना है, और कौन सा इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं इसमें टीसीपी कर लूँ, है ना, तो टीसीपी अगर मैं करूंगा तो टीसीपी वाले जितने हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखिए टीसीपी अपने आप में नहीं होता, वो किसी एप्लीकेशन से हुआ है। तो वो उसने बताया है कि भाई ये HTTP के थ्रू होके ये अपना आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो वायरशार्क टूल है ये पूरा एक डिटेल, इसको अगर स्टॉप कर लूँ तो ये जो पूरा चल रहा है कंटिन्यूस वो बंद हो जाएगा। मैंने स्टॉप कर लिया तो अब इसने मॉनिटर करना बंद कर दिया, अब मैं इसको देख सकता हूँ। तो इसके अंदर आप देखें कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, इस पर्टिकुलर टूल को जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम को ये जो टूल है वो जीरो टाइम मान लेता है, ठीक है। जीरो टाइम क्या है इसका जब मैंने इस टूल को स्टार्ट किया था, उस टूल को स्टार्ट करने के बाद ये 45th पैकेट जो है वो 3 सेकंड 3.17 सेकंड के बाद आया। ऐसा करके टाइमिंग पूरा नोट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग ऑफ दिस टूल जब ये स्टार्ट किया था उससे जीरो मान के फिर वहां से ये मानते हैं। तो जब भी आप इस टूल को इनेबल करेंगे वहां से आप उसको रेफरेंस लेके और यहाँ से रीडिंग करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कौन सा पैकेट आपके एंटर किया, उस पैकेट के क्या क्या उसमें था, उस पैकेट के अंदर एग्जैक्टली क्या कंटेंट थे। हो सकता है ये इनक्रिप्टेड हो, डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ विशेष लगाना पड़े, एकदम सीधे शायद रीडेबल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें है क्या, कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सोर्स वाइज प्रोटोकॉल वाइज आप इसको आइडेंटिफाई करके और अपना एक बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या हुआ है। और आप इसके अंदर देखें कि ये जो मैंने मॉनिटरिंग की है, जितनी देर भी मॉनिटरिंग की है, इस मॉनिटरिंग को मैं सेव कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको अभी सेव कर लूंगा तो ये कहीं पे अपना मेरे सिस्टम में सेव हो जाएगा, ये पूरा रिकॉर्ड, कौन सा पैकेट कब आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। और ये मैं इसको बिना सेव किए हुए भी क्विट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक्सपेरिमेंटेशन में किया था, तो इसको मैं बिना सेव किए हुए ही क्विट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जो अगर मैं अभी चला दूं और इसको भी मैं खोल ही लेता हूँ, चलो। तो इधर वाईफाई मैंने खोला जैसे अभी, तो वाईफाई क्योंकि इसके अंदर है नहीं तो वो फिर वाईफाई से भी देखें कुछ भी पैकेट नहीं आ रहा है। तो वाईफाई की जगह अगर मैं इसके अंदर सिलेक्ट कर लूंगा ना, नो पैकेट्स कैप्चर्ड, क्यों पैकेट नहीं आया, क्योंकि वाईफाई तो कनेक्टेड ही नहीं था। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर इथरनेट सिलेक्ट करना है। इथरनेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, है ना। इथरनेट सिलेक्ट किया, अभी मैंने देखा यहाँ पे ICMP ये प्रोटोकॉल, एक भी पैकेट नहीं है अभी,
अब मैं यहाँ पे आपके लिए बताता हूँ कि ये जो पिंग कमांड हम लोग यूज कर रहे थे, ये पिंग कमांड बेसिकली एक आईसीएमपी कमांड है। तो मैंने वापस से पिंग किया IIITA.ac.in। अब आप देखिए, मैंने जैसे ही पिंग किया इसके अंदर इसने वैसे ही जनरेट किया, वही रिजल्ट जनरेट किया, और यहाँ पर देखिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू गया। तो ये जो पिंग कमांड का मैं बोल रहा था, इको पैकेट जनरेट हुआ, ये हुआ, ये अब पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। ओके, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू मेरी मशीन ने, है ना, 172.16.15.36, मेरी मशीन ने ये एक पैकेट जनरेट किया, वो कि रिक्वेस्ट पैकेट है। ये रिक्वेस्ट पैकेट गया 172.31.1.33। क्यों गया वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है। जो www.iita.ac.in है, वो कहाँ पे होस्टेड है? इस लोकल आईपी एड्रेस पे। तो ये जब रिक्वेस्ट गई वहाँ पे, तो उसने मुझे वापस रिप्लाई किया। ये रिप्लाई किया इसने, क्या किया? सेम उसको दिया। ठीक है, तो ये उसने मुझे दिया, किसको दिया? मुझे वापस आया, तो ये वापस आ गया। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 4 बार। कितनी बजे गया, कितनी बजे आया, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। और यही सब चीजें आप नीचे देखें, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है। तो ये जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है पिंगिंग है, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस खुद से यूज करती है नेटवर्क को टेस्ट करके आगे बढ़ाने के लिए। ये एप्लीकेशन लेयर जनरेट नहीं करती है, ये आईपी से ही स्टार्ट होता है। इसलिए आप यहाँ पर देखें ना तो एचटीटीपी दिख रहा है, ना आपको टीसीपी दिख रहा है, कोई सा भी अपर लेयर प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा है, केवल आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। तो ये जो टूल है, ये टूल हर प्रोटोकॉल, हर लेयर के प्रोटोकॉल से जो पैकेट जनरेट हुआ है उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ता है, उसको बताता है कि आपके यहाँ से क्या क्या पैकेट जनरेट हुए हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो इस तरह से आप ये 3-4 कमांड अच्छे से याद रखिए। आप इस टूल को, और भी इसके अंदर फैसिलिटीज है, अभी ये पूरा आप देखेंगे ऊपर, इसको एनालाइज है, कैप्चर है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो आप इस टूल को डाउनलोड करिए। इस टूल को डाउनलोड करने के बाद आप इसको रन करिए। कुछ 2-3 कमांड मैंने आपको बताई है, वो कमांड को रन करके उसको देखिए, और इसमें से हर एक ऑप्शन में जाके आप देखिए इसमें से कि क्या क्या ऑप्शन से क्या क्या चीज़ें होती है। देर इज नथिंग टू वरी, कुछ ज़्यादा इससे बिगड़ना नहीं है। ये स्निफिंग टूल है खाली, ये करता अपने आप में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये केवल मॉनिटर कर रहा है। तो ये इसमें इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिए और इसको समय समय पे देखते रहिए। आपको इससे मालूम पड़ता रहेगा कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। अगर आपके सिस्टम में किसी ने कोई मालवेयर लगा दिया है, तो वो मालवेयर आप कहाँ पे भेज रहा है, कहीं ना कहीं पे तो भेजेगा वो। तो ऐसे आपको नहीं दिखेगा, ये टूल पे आप जैसे ही करेंगे आपको तुरंत नजर आएगा कि किस जगह पे डेटा जबरदस्ती जा रहा है, जहाँ पे मैं नहीं भेज रहा हूँ। कहीं पे डेटा जाता हुआ दिखेगा, लेकिन वो सिस्टम के लिए भी जरूरी है, तो वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा जो एक्सपर्ट रहते हैं वो इसको देख के और समझ लेते हैं कि कौन सा बाहर जा रहा है, अनऑथराइज्ड वे में जा रहा है, और कौन सा सिस्टम का कॉल है जो कि जाना ही है, करना है उसको, जरूरी है उसको जाना। तो बिफोर क्लोजिंग, let me show you one more important demonstration by repeating the same thing. Let me first write the command arp.dash a। इसके अंदर जिससे मैंने बताया था, ये जो 172.16.15255 एड्रेस है, ये एक ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है। तो अगर मैं इसे पिंग करता हूँ तो क्या होगा? तो लेट मी पिंग 172.16.15.255। क्या हो रहा है? अब आपको मेरी स्क्रीन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो टूल हमारा है, ये टूल कितना इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, आप देखिए, मैंने पिंग किया था 172.16.15.255, जिसने कि एक ब्रॉडकास्टिंग मैसेज भेजा इस सबनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग हुआ था तो हैवी ट्रैफिक आ रहा है, हैवी ट्रैफिक आ रहा है, तो हमारे
इसको ब्लॉक किया, और जब ब्लॉक किया तो इसने मुझे यहाँ पे बताया कि 100% लॉस हो गया, मतलब कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। 4 पैकेट भेजे, पैकेट सेंड 4, रिसीव्ड 0, लॉस्ट 4। 4 पैकेट भेजे थे, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, चारों लॉस हो गया, 100% लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अब अपने टूल में देखता हूं, टूल के अंदर आप देखिए मेरी मशीन से ये पैकेट इस डेस्टिनेशन पे गया, रिक्वेस्ट था, और इसने रिस्पांस नहीं दिया तो आ गया नो रिस्पांस। मेरी मशीन से यहाँ पे गया, इसने मुझे रिस्पांस भेजा वापस, इस मशीन ने मुझे वापस से रिस्पांस भेजा है, इको रिप्लाई, इको रिप्लाई, इको रिप्लाई। मैंने इसको वापस से रिक्वेस्ट भेजा, नो रिस्पांस। मैंने इसे वापस से मैसेज भेजा, नो रिस्पांस। तो पिंग कमांड के अंदर 4 आईसीएमपी मैसेजेस एक आईपी पे भेजे जाते हैं। मैंने इस आईपी पे मैसेज भेजा था, ये आईपी वापस मुझे मैसेज नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग आईपी है। तो इसने अपना काम कर दिया है, मैंने इसको मैसेज भेजा, इसने बाकी जितने लोग कनेक्टेड थे, अलाइव थे, उनको मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। कौन सा मैसेज था? इको मैसेज। और जो जो लोग अलाइव थे उन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया। सो 172.16.15.26 इस कंप्यूटर ने मेरे इको का रिप्लाई किया, ये मेरा आईपी है 172.16.15.36। आईसीएमपी मैसेज मेरे पास आया है, रिप्लाई आया है, और ये TTL 6264 का है। TTL 64 का मतलब क्या है? मेरे ही सबनेट के अंदर ये वाली मशीन है। अदरवाइज भी मुझे दिख रहा है क्योंकि आगे की सब सेटिंग सेम है। 172.16.15 मतलब सेम सबनेट हो गया, मेरा 36 है, उसका 26 है। ये भी मेरे सबनेट की मशीन है, ये भी मेरे सबनेट की मशीन है। तो मेरे सबनेट की 3 मशीन से मुझे रिप्लाई मिला है, मेरे सबनेट की 3 मशीन से मुझे रिप्लाई मिला है। तो 4 बार मैंने जब भेजा है, मुझे 4 बार रिप्लाई मिला है, लेकिन कहाँ से रिप्लाई नहीं मिला है? जो कि ब्रॉडकास्टिंग, एक्चुअल ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है, उसने वापस मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया है। क्योंकि इसने मुझे वापस रिस्पॉन्स नहीं किया है, इसलिए जो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, वो मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये टाइम आउट बता रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। अब अगर मान लो मैं इसको ट्रेस करता हूँ, ट्रेस रूट, ट्रेस रूट मैंने किया सेम 172.16.15.255 क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? देखिए 172.16.15.255 ओवर मैक्सिमम 30 हॉप्स, 30 हॉप मैक्सिमम इसके अंदर दिए हैं। टाइम टू लिव इज 30 हॉप। और ये हो क्या रहा है यहाँ पे? आप देखिए मेरा यहाँ पे तो ये डॉट 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 बता रहा है कमांड प्रॉम्प्ट पे, और हर बार बता रहा है कि हर पैकेट का रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है। यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब जो आईसीएम पैकेट्स हैं वो किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे। ये जो मशीन थी इसने अपना काम किया है, ये पूरा चल रहा है। ये जो मशीन थी इसने अपना काम किया, ये पूरा चल रहा है। लेकिन ये मुझे यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग, जब इतने सारे वापस आएंगे, बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होगा, बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होगा, इसको सेटिंग के थ्रू ब्लॉक कर रखा। लेकिन एक्चुअली में कमांड जब आपने भेजी तो ये कमांड वहां पे एग्जीक्यूट हुई और गई है। और एक और डेमो अगर हम देखना चाहें कि हम आउटसाइड वर्ल्ड में जब पिंग करेंगे, आउटसाइड वर्ल्ड में जब ट्रेस रूट करेंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट वापस से खोलता हूँ उसको टर्मिनेट करके, नहीं तो वो 30 हॉप तक स्टार स्टार लगा के और चलता रहता। ट्रेस रूट में करता हूँ मान लो गूगल को,
फॉर एनी वेबसाइट फॉर दिस। अगर मैं गूगल के लिए ट्रेस रूट कर रहा हूँ, आप देखिए इसको मैक्सिमम 30 ऑफ है, ठीक है। अब कैसे चल रहा है डेटा, मेरा जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम से इसको कहाँ तक जाना है, गूगल के आईपी पे, गूगल का ग्लोबल आईपी जिस पे चल रही है सपना, ये इसने बताया। मेरी मशीन से सबसे पहले मेरा पैकेट कहाँ पे गया, सबसे पहले मेरा पैकेट गया 172.16.15 पर मंथ। यहाँ से कहाँ गया, दूसरे हॉप पे गया, वहां से कहाँ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। मतलब मेरा इस जो इको पैकेट है जो मैं कि भेज रहा था ट्रेस रूट से बाहर गूगल के लिए, गूगल को ट्रेस करने के लिए, वो गूगल को ट्रेस करने के लिए ये मेरे प्रॉक्सी सर्वर से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो आप इसके अंदर देखिए जो ये आ रहा है कि ये पिंग कर रहा है रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, और ये सभी रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई होते जा रही है, डिनाई होती जा रही है, डिनाई होती जा रही है। कब तक डिनाई होगी, कब तक डिनाई होगी, कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जितने मैक्सिमम होप हमने यहाँ पे सेट कर रखे हैं बाय डिफॉल्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम ने 30 होप्स का ये डिफॉल्ट इसमें सेट कर रखा है। तो ये 30 होप्स तक ऐसे चलता रहेगा, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट बताएगा, और 30 के बाद फिर ये टर्मिनेट होके वापस मुझे कमांड प्रॉम्प्ट देगा। तो इस तरह से बहुत माइन्यूट डिटेल्स, आप ये 2-3 टूल्स अगर एक साथ यूज करते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करें, और कुछ चीजें अगर कमांड प्रॉम्प्ट से समझ में नहीं आ रही तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करके आप देख सकते हैं। तो बिफोर क्लोजिंग let me show you one more. So before closing I must tell you that the proxy server limitation at my institute IIIT Allahabad or any other institute for the purpose, pinging or tracing is not possible for the outside servers or users which are having the global IPs, but it is doable. And for this we conducted one particular test run from outside the institute, and you can see this. I am showing you the screenshot. DNSchecker.org is the organization, is the host from which we tried to trace the DNS of Google, which is at the IP address of 8.8.8.8. So you can see over here this message was generated, and this is in the 10th hop. Through this IP addresses ultimately it reach to the Google, and then this is traceable that from this particular organization how much is the time needed to reach this and what are the intermediate nodes. So this is something absolutely possible if sufficient permissions are available at your end. But whatever protocols that we have seen, whatever protocols that are actually functioning in the open network, open internet, TCP/IP network, several of such important commands are giving us the desired result. तो आज का डिस्कशन हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है इसके बारे में हमारी ये जो चर्चा हुई है और जो मैंने बताया है आप इसको ठीक से देखेंगे, और इसके अंदर अपना जो हमने टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं, यहाँ पे जो कमांड्स वगैरह यूज़ किए हैं उनको एक बार ठीक से करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। तो जब ऐसा होगा तो अगली बार जब हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जो है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। थोड़ा सा इसके बारे में ऑलरेडी आपको एक पहले लेक्चर में बताया गया है, CIA ट्रायड पे नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे और अगली क्लास के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो बेसिक कोर चीज़ें हैं उनका डिस्कशन करेंगे।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। नमस्ते।